बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ रुखमा इरफान मलिक। सिचुएशन रूम में आपको खुशामदीद कहेंगे। दुनिया भर में लाखों अफराद को मुतासर करने वाला और हज़ारों लोगों की जान लेने वाला नोवल कोरोना वायरस पाकिस्तान में बहुत तेज़ी के साथ फैल रहा है और इस वक्त आइडेंटिफाइड केसेस पूरे पाकिस्तान में 7,261 तक जा पहुँचे हैं। इसके साथ साथ 137 अफराद ऐसे हैं जो ज़िंदगी की बाजी इस मुहलिक वायरस के सबब हार चुके हैं। गुज़श्ता 2 रोज़ से हम अमवात की शरह में भी बहुत तेज़ी के साथ इजाफा देख रहे हैं। पहले ये कहा जा रहा था कि पाकिस्तान में मोर्टेलिटी रेट इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन अब 2 रोज़ के दौरान अमवात की शरह में भी तेज़ी के साथ इजाफा देखा गया है। और जो इजाफा हम आइडेंटिफाइड केसेस में देख रहे हैं, इसकी एक बड़ी वजह यह बताई जा रही है कि पहले पाकिस्तान की टेस्टिंग कैपेसिटी उस तरह से नहीं थी, लेकिन अब चूंकि टेस्ट ज़्यादा हो रहे हैं तो इसी लिए जो आइडेंटिफाइड केसेस हैं उनमें भी इजाफा होता चला जा रहा है। पंजाब इस वक्त सबसे ज़्यादा मुतासरा सूबा है और पूरे पंजाब में अगर हम मुतासरा मरीज़ों की बात करें तो 3,301 इस वक्त मरीज़ हैं जो कि पंजाब के मुख्तलिफ अस्पतालों में ज़ेर इलाज हैं। ओवरऑल आज हम कोरोना की सिचुएशन पर तो बात करेंगे ही साथ जानेंगे कि इस वक्त पूरे पाकिस्तान में कोरोना के कितने पेशेंट्स अस्पतालों में ज़ेर इलाज हैं, चार्ज होकर जा चुके हैं। ये सब जानेंगे। स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर असद असलम खान, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं म्यू अस्पताल के, और आप प्रोग्राम में लाइव कॉल करके शमूलियत इख्तियार कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, वेलकम टू द स्टूडियो। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि इस वक्त लाहौर में कोविड-19 के पेशेंट्स को जो अस्पताल देख रहे हैं, वहाँ पर इंतज़ामात क्या हैं अस्पतालों के, और पेशेंट्स के लिए क्या इंतज़ामात किए गए हैं, और इस वक्त कितने मरीज़ हैं जो लाहौर के मुख्तलिफ अस्पतालों में ज़ेर इलाज हैं, कितने डिस्चार्ज होके जा चुके हैं और कितने सेवेरिटी की तरफ हैं? ठीक है जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, हुकूमत ने जो एक स्ट्रेटजी के तहत कोरोना पेशेंट्स को अकोमोडेट कर रही है, उसके तहत उन्होंने एक एक्सपो सेंटर में 1050 बिस्तर पर मुश्तमिल अस्पताल बनाया और मेयो हॉस्पिटल में 400 बेड्स एलोकेट किए। इसके अलावा 2 ट्राई सेंटर हैं जो इस वक्त एक मेयो हॉस्पिटल में और एक एक्सपो सेंटर में काम कर रहे हैं। हमने स्ट्रेटजी ये बनाई है गवर्नमेंट ने कि इन 2 ट्रायल सेंटर में ऐसे तमाम मरीज़ जिनको खांसी, ज़ुकाम, गला ख़राब या बुखार है, वो जाएंगे। वहाँ पर जिनको सस्पेक्ट किया जाएगा मेयो हॉस्पिटल में या एक्सपो सेंटर के ट्रायल सेंटर में, उनको लाहौर के जो 9 अस्पताल हैं उनमें 100 रूम एलोकेट किए गए हैं। सही। उन सस्पेक्टेड पेशेंट को वहाँ दाखिल किया जाता है। हर कमरे में एक मरीज़, उनका टेस्ट लिया जाता है। टेस्ट की रिपोर्ट अब 36 घंटे में आ जाती है। अगर वो नेगेटिव हों उनको घर भेज दिया जाता है। अगर खुदा ना खाता कोई पॉजिटिव आता है तो फिर उनको जो मर्द हजरात हैं वो सारे चले जाते हैं एक्सपो सेंटर में, और जो ख़वातीन हैं वो अब सारे मेयो हॉस्पिटल में जाती हैं, और जो प्रेग्नेंट ख़वातीन हैं उनको हम गंगाराम में दाखिल करते हैं। सही। ये इस वक्त अरेंजमेंट है हॉस्पिटल में टू अकोमोडेट जो सस्पेक्टेड या पॉजिटिव पेशेंट ऑफ कोविड है। जहाँ तक तादाद इस वक्त कितने मरीज़ हैं लाहौर में, इस वक्त तकरीबन 475 के करीब मरीज़ दाखिल हैं। उनमें तकरीबन 390 जो हैं वो पॉजिटिव हैं और बाकी तकरीबन 90 के करीब जो हैं वो सस्पेक्टेड हैं। तो 390 में से 190 जो हैं वो दाखिल हैं एक्सपो सेंटर में और बाकी जो दाखिल हैं वो मेयो हॉस्पिटल में दाखिल हैं। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन है पेशेंट की, पॉजिटिव की और सस्पेक्टेड की। सही। सर, जिस तरह से आपने कहा कि ख़वातीन के लिए अलहदा हॉस्पिटल का इंतज़ाम किया गया है और इसी तरह प्रेग्नेंट ख़वातीन को भी अलहदा अस्पताल में मुंतकिल किया जाता है, हम स्टार्ट से बात सुन रहे हैं कि ये वायरस हर किसी को मुतासर कर सकता है, हर किसी को मुतासर करने की सलाहियत रखता है, लेकिन मर्द इससे ज़्यादा मुतासर हैं और ख़वातीन इतना मुतासर नहीं हो रही। प्रेग्नेंट ख़वातीन भी इस वायरस से उस तरह से एक्सपोज नहीं हो रही। जिस तरह कि आपने मेंशन किया, तो ख़वातीन की क्या रेशो है या प्रेग्नेंट ख़वातीन कितनी तादाद में लाहौर के अस्पतालों में 75 और 25 का रेशो है इस वक्त, ठीक, जो मेल और फीमेल में। उसकी वजह भी शायद आप ये समझ लें कि मर्द हजरात ज़्यादा देर घर से बाहर रहते हैं, उनकी मूवमेंट बहुत, एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू फीमेल्स। यानी इसका सिर्फ ताल्लुक इसी बात से है कि उनका एक्सपोजर ज़्यादा है, इसी वजह से, और इसके अलावा कोई रीज़न नहीं है। टेस्ट की सहूलियत पाकिस्तान में बहुत कम थी, हमारी टेस्टिंग कैपेसिटी इतनी नहीं थी। तो इब्तदा में जब ये वायरस आया नया तो हमने इतने टेस्ट नहीं किए और हमने इतना इजाफा भी नहीं देखा। अब जैसे ही टेस्टिंग कैपेसिटी बढ़ी है तो हम
बहुत ज़्यादा इजाफा देख रहे हैं केसेस में। इस वक्त किस फ्रीक्वेंसी से रोज़ाना की बुनियाद पर टेस्ट हो रहे हैं, किस तरह से इस कैपेसिटी को बढ़ाया गया? ये देखिए 26 फरवरी को पहला केस तकरीबन लाहौर पाकिस्तान में आया और मार्च के फर्स्ट वीक में हमने लाहौर में इन पॉजिटिव केसेस को देखना शुरू किया। उस वक्त सूरत हाल ये थी कि एक लैब प्राइवेट सेक्टर में थी और एक लैब थी प्राइमरी सेकेंडरी डिपार्टमेंट में, और टेस्टों की रफ्तार उस वक्त ऐसी थी कि हमें 2-3 दिन इंतज़ार करना पड़ता था कि टेस्ट की रिपोर्ट आए तो पेशेंट को हम रखें या डिस्चार्ज करें। अब अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त लाहौर में 5 लैब्स काम कर रही हैं। जिन्ना हॉस्पिटल भी है, लाहौर जनरल हॉस्पिटल भी है, PKLI भी है, IPH में भी है और प्राइमरी सेकेंडरी में भी है और बाकी जो प्राइवेट सेक्टर में और है। जितने सरकारी लैब्स में टेस्ट हो रहे हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहे हैं? फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं लिया जा रहा। बल्कि शौकत खाना भी टेस्ट फ्री कर रही है। और अब ये सूरत हाल है कि हमें 24 घंटे से ज़्यादा 36 घंटे के अंदर इन पेशेंट का रिजल्ट आ जाता है और राउंड द क्लॉक ये लैब्स काम कर रही हैं जो सरकारी लेवल पर हैं, राउंड द क्लॉक कर रही हैं। सर, ये तो आपने इंतज़ामात भी बता दिए, टेस्टिंग कैपेसिटी पर भी हमने बात कर ली। एक बड़ा अहम सवाल कि जब खुदा न ख्वास्ता किसी भी शख्स की मौत वाक़ई हो जाती है इस वायरस के सबब, तो लाश की तदफीन के लिए बड़ा स्ट्रिक्ट पैटर्न बताया जा रहा है। तो किसी भी डेड बॉडी से कोरोना वायरस किसी नॉर्मल ह्यूमन बीइंग में कैसे मुंतकिल हो सकता है? ये देखें, ये एक WHO का एक प्रोटोकॉल है, उसको हम ऑब्जर्व करते हैं, हाउ टू डिस्पोज ऑफ कोविड पॉजिटिव डेड बॉडीज़। अगर हम उनको नहलाने की भी इजाज़त नहीं है, क्योंकि जब वो नहलाते हैं तो वो लोगों के हाथों में ट्रांसफ़र होता है और वो जब 2 या 3 लोग उनको नहला रहे हैं तो वो जब उनको ट्रांसफ़र होगा तो वो जब अब पब्लिक में जाएंगे तो वो एक सोर्स ऑफ इन्फेक्शन बन जाएंगे। तो इनका प्रोटोकॉल डिफरेंट है। इनको प्लास्टिक के बैग में बंद लपेट के ऊपर क्लोरीन का स्प्रे करके, फिर ताबूत में बंद करके, फिर उस पर भी क्लोरीन का स्प्रे करके, तो फिर और हमें इजाज़त है कि हम ये बॉडी डिस्पोज ऑफ कर सकते। सही। सर, अभी हमारे साथ एक लाइव कॉलर फैसलाबाद से मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रही हैं? डॉक्टर साहब से ये पूछना है कि मुझे ना कोरोना वायरस के बारे में बता दे कि भी पता कैसे चलता है कि कोरोना वायरस यानी कि बुखार की अलामत है कुछ? ठीक है, अलामत के बारे में आप जानना चाह रही हैं। शुक्रिया। पहली बात तो ये है कि हर बुखार, खांसी, ज़ुकाम और नज़ला कोरोना वायरस नहीं है। ये मौसमी बुखार भी हो सकता है, मौसमी ज़ुकाम भी हो सकता है, और ये एलर्जी का पॉलन का सीज़न भी है, मार्च अप्रैल जो है, तो वो भी ज़हन में रखना चाहिए। फिर भी अगर किसी को शक है और उसके पास स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव हिस्ट्री है कि उनके रिश्तेदारों में किसी को कोरोना था, वो इनका आप कोई पेशेंट इनसे मिला है या उस कम्युनिटी में कोरोना पॉजिटिव लोग मौजूद हैं जी, तो अगर कोई कॉन्टैक्ट की हिस्ट्री है तो फिर ऐसे पेशेंट को अपना जो नेज़ोफेरिंक्स से स्वैब लेके वो टेस्ट कराना चाहिए, तो उसी से पता चल सकता है कि कोरोना है या नहीं कोरोना। सर, जिस तरह से आपने कहा नेज़ल के थ्रू और एक ओरल स्वैब के थ्रू भी टेस्ट कंडक्ट किए जा रहे थे, लेकिन दोनों की एक्यूरेसी उतनी अच्छी नहीं थी। फिर एक चाइना से स्टडी आई जिसमें ये कहा गया कि वहाँ पर जब ब्लड के थ्रू सैंपल लिया गया तो वो बड़ा ऑथेंटिक था और उसकी एक्यूरेसी भी काफ़ी बेहतर थी एज़ कम्पेयर टू नेज़ल और ओरल स्वैब। तो अभी पाकिस्तान में कौन सा प्रोसीजर चल रहा है और इसको अपग्रेड किया गया? नहीं, पाकिस्तान में भी अभी तक नेज़ोफेरिंक्स या ओरल स्वैब ही ले रही हैं, लेकिन इसकी एक्यूरेसी तो बहरहाल डाउटफुल 70% है और नेज़ोफेरिंक्स की एक्यूरेसी 70% है। इसको इम्प्रूव नहीं किया जा सकता फिलहाल अपने रिसोर्सेज में रहते हैं? फिलहाल इसी पर चल रहे हैं। सही। सर, लॉकडाउन एक नाम नेहाद लॉकडाउन लगता है, तीसरी बार इसमें तौसीह की गई है और 30 अप्रैल तक इसको एक्सटेंड किया गया है, लेकिन देखा ये गया है कि लोग अब घरों में उस तरह से नहीं बैठ रहे, लॉकडाउन को फॉलो नहीं कर रहे और बिल्कुल रिलैक्स हैं। और अगर हम सड़कों किनारे से गुजरे तो वहाँ पर भी हज़ारों लोग हजूम की शक्ल में मौजूद होते हैं, राशन इकट्ठा करने के लिए लाइन्स लगी होती हैं। आप मुतमईन हैं इस लॉकडाउन से? देखिए, मैं आपको फ्रैंकली बताऊँ, अभी तक जो पाकिस्तान की जो बचत है वो लॉकडाउन की वजह से, लेकिन लॉकडाउन तो सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से। मैं बार बार सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, जो भी मेरा अगर इंटरव्यू किसी जगह हो तो मैं एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ कि खुदारा आप लॉकडाउन का और सोशल डिस्टेंसिंग का मफहूम समझें। इसका मकसद ये है कि आप घरों में रहें, एहतियात करें। अगर आप घरों में नहीं रहेंगे तो खुदा ना खाता हमारी हालत भी अमेरिका, इटली, यूके और स्पेन जैसी ना हो जाए। तो जितना लॉकडाउन ऑब्जर्व करेंगे उतने ही हमारी बचत है, उतनी जल्दी हम इस वबा से काबू पा और छुटकारा पा लेंगे। सर, कोई रिकमेंडेशंस आपकी जानिब से, कोई एडवाइजरी ग्रुप की जानिब से दी जाती हैं कि गवर्नमेंट इस लॉकडाउन को मज़ीद मौसर बनाए? क्योंकि इस तरह से लॉकडाउन का फ़ायदा नहीं है, हर बार
तौसी कर दी जाए लेकिन लोग उसको फॉलो ना करें, लोगों पे कोई चेक एंड बैलेंस ना हो। जी देखें, 14 अप्रैल को लास्ट डे था, तो 13 अप्रैल को पूरी कोरोना एडवाइजरी ग्रुप की मीटिंग कॉल की बाकायदा हुकूमत ने। उनमें हम पूरे ग्रुप ने उनको सजेस्ट किया, रिकमेंडेशन दी कि अभी ये लॉकडाउन चलना चाहिए। लेकिन किस तरह से चलना चाहिए? जिस हमने तो वही रिकमेंड किया था जिस तरह है, लेकिन अभी भी अगर देखें तो लॉकडाउन बड़ा लिमिटेड था, उन्होंने रिलैक्स किया है। शॉपिंग मॉल्स बंद हैं, दुकानें बंद हैं, स्कूल कॉलेजेस वैसे ही बंद हैं। तो अभी कोई बहुत फ्री किस्म का लॉकडाउन उन्होंने नहीं खोल दिया कि आप जिस तरह चाहें, लेकिन अभी भी लोग एहतियात नहीं कर रहे। अभी मैं रास्ते में आ रहा था, एक गाड़ी में 5-5 लोग बैठे थे, मोटरसाइकिल पर 3-3 लोग बैठे थे। तो जब तक लोग एहतियात नहीं करेंगे, तो लॉकडाउन को ऑब्जर्व नहीं करेंगे, तो ये हम किसी मुसीबत में मुब्तला और हो हमारे सकते पास हैं। उतने रिसोर्सेज हमारे इतने रिसोर्सेज नहीं होमवर्क है। अभी कंप्लीट है लेकिन रिसोर्सेज उतने नहीं है कि खुदा ना खास्ता सिचुएशन अगर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए तो हम किस तरह से कंट्रोल करेंगे। सर, मोर्टेलिटी रेट पर बात करना चाहूँगी कि पाकिस्तान में मोर्टेलिटी रेट कम देखा गया है एज़ कम्पेयर टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, रेस्ट ऑफ द कंट्रीज़। इसकी क्या रीज़न है? और फिर ये भी देखा गया है कि हर मुल्क में जो अमवात की शरह है वो दूसरे मुल्क से मुख्तलिफ है। देखें, अगर आप यूरोप को और अमेरिका को लें तो उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, 80-90 साल तो मामूली है। और वहाँ पर जो डेथ हुई हैं वो भी आप देखें ज़्यादा ओल्ड एज वाले लोग हैं। हमारे में फॉर्चुनेटली ये जो बीमारी है 70 to 80% 20 और 50 साल के लोगों में ज़्यादा ये देखी गई है। और अल्लाह का शुक्र है कि इनमें इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग है, ये इस डिज़ीज़ को ज़्यादा स्ट्रॉन्गली बर्दाश्त इसका मुकाबला कर रहे हैं। तो यही वजह है कि अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि सिर्फ 18 डेथ हुई हैं लाहौर में, फर्स्ट वीक ऑफ मार्च से लेके आज तक। अच्छा, सिर्फ 18 डेथ हुई और हैं। 18 डेथ्स में से कोमॉर्बिड कंडीशंस वाले और इनमें कितने से लोग थे? 12 और 13 ऐसे मरीज़ हैं जिनको ट्यूबरकुलोसिस की हिस्ट्री थी, जिनका क्रोनिक लिवर फेलियर था, जिनका क्रोनिक रीनल फेलियर था, इनको डायबिटीज़ थी, और या इनमें 2 पेशेंट ऐसे थे जिनको CVA था, सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट था। सही। तो तकरीबन 70% लोग ऐसे थे जिनको 1 या 2 से ज़्यादा और बीमारियां भी थी। सही, ठीक। अभी हमारे साथ एक लाइव कॉलर मौजूद है लाहौर से, मिसेस उमर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैंने हीरो साहब से पूछना था कि अगर खांसी, नज़ला, जुकाम या कोई भी इस तरह की अलामत है तो उसमें मतलब ये माथे पे वो स्क्रीनिंग करते हैं, क्या ये 100% है कि इसमें ये कोरोना आता है? सही, शुक्रिया मिसेस उमर आपका। सर, माथे से जो स्क्रीनिंग ये की जाती है, और ये मैंने भी देखा कि मुख्तलिफ डिपार्टमेंटल स्टोर्स में आप जाएं तो वो स्क्रीनिंग करते हैं और एक टेम्परेचर चेक करते हैं, जो कि ऐसा लगता है सिर्फ एक फॉर्मेलिटी पूरी की जा रही है। तो टेम्परेचर चेक सिर्फ एक वन ऑफ द साइन है जो और वो हर एक में बीमारी नहीं का। होती अलामत। हाँ जी, वो एक ज़रूरी नहीं कि मैं बार बार इसीलिए कहता हूँ कि हर बुखार, खांसी, ज़ुकाम और गला ख़राब कोरोना नहीं है। वो सिर्फ टेम्परेचर चेक करके आपको बताते हैं कि आपको बुखार है, तो आप अपने आप को डॉक्टर से मुआयना करा लें। मकसद उस स्क्रीनिंग का ये है। सही। सर, ब्लड प्लाज्मा, इस पर कुछ रोज़ पहले सर्विसेज अस्पताल में इसका अप्रूवल दे दिया गया। अभी ब्लड प्लाज्मा के लिए मज़ीद किन किन अस्पतालों में काम हो रहा है और क्या सिर्फ सरकारी सतह पर हो रहा है? ये देखें, हुकूमत जो भी कोविड-19 को मुकाबला करने के लिए जो भी काम कर रही है वो एक स्ट्रेटजी के तहत कर रही है। सही। और उसके लिए हुकूमत ने कोरोना एक्सपर्ट एडवाइजरी ग्रुप बनाया है जो वक्तन फ़वक्तन अपनी एडवाइजरी इशू करता है कि इस मरीज़ को, इन मरीज़ों को ये ट्रीटमेंट शुरू करा दें, इन मरीज़ों को आइसोलेशन में रखना है, इनको होम आइसोलेशन में अभी तक इजाज़त नहीं दी, वो भी एक एडवाइजरी थी। जहाँ तक प्लाज्मा थेरेपी का ताल्लुक है, उस पर ग्रुप में बहुत सब ग्रुप बना, उसमें पूरी डिस्कशन हुई और उसके SOPs तैयार हो गए हैं और कल या परसों वो नोटिफाई हो जाएंगे। उसके मुताबिक हमने ये फैसला किया है ग्रुप ने कि सारे लाहौर के एक्सपर्ट्स उस ग्रुप में होंगे और सेंटर एक होगा, वो होगा PKLI, जहाँ हम उन मरीजों को दाखिल करके प्लाज्मा थेरेपी पूरे करेंगे। लाहौर के मरीज PKLI में आएंगे या पूरे पंजाब के मरीज? पूरे अभी लाहौर से शुरू करेंगे और बाकी जो शहर हैं उनका अलग अलग सेंटर आइडेंटिफाई करेंगे। यहाँ मैं एक चीज़ बताना ज़रूरी समझता हूँ कि ये प्लाज्मा थेरेपी
फ़ौरन जब मरीज़ सेहतयाब होता है उसके अगले दिन ही नहीं शुरू कर देते, हमें कुछ देर 2 हफ्ते इंतज़ार करना पड़ता है। 2 हफ्ते के बाद उनमें एंटीबॉडीज़ बनती है, उन एंटीबॉडीज़ को लेके तो फिर हमने प्लाज्मा थेरेपी शुरू करनी है। और ये थेरेपी किस हद तक मुआविन साबित हो सकती है, मौसर साबित हो सकती है, जो लोग अभी इस वायरस से गुजर रहे हैं, इस बीमारी से गुजर रहे हैं, उनको बाकी क्योर बीमारियों करने में जहाँ प्लाज्मा थेरेपी की गई है उनमें तो काफ़ी सक्सेसफुल है। ये हमारा पहला तजर्बा होगा। सही। और एक चीज़ मैं यहाँ बताना चाहूँ कि अभी तक हमारे पास जो 93 पेशेंट डिस्चार्ज हुए हैं मेयो हॉस्पिटल से, 22 मरीज़ डिस्चार्ज हुए, 153 मरीज़ डिस्चार्ज हो चुके हैं लाहौर से। सही। और उनमें अभी कोई 20% ऐसे हैं जिनके अभी 14 दिन पूरे हुए हैं। हार्डली कोई 22-24 पेशेंट्स हैं। सही। तो अभी सर उनकी बाकी कोई काउंसलिंग की जा रही हाँ है जी। कि वो अपना ब्लड प्लाज्मा डोनेट काउंसलिंग भी करें? की जा रही है, बल्कि कुछ पेशेंट का खुद भी फ़ोन भी आया डिस्चार्ज होने के बाद कि हम अपना प्लाज्मा देने को तैयार हैं। तो सही। पेशेंट्स आर रेडी। सही। और ऐसा कभी होता है ब्लड प्लाज्मा थेरेपी में कि ऑब्वियसली जब किसी शख्स को प्लाज्मा लगाया जाता है किसी दूसरे शख्स का, तो मैच करके ही लगाया जाता है, लेकिन खुदा न खास्ता बॉडी रेजिस्ट कर दे, कोई रिएक्शन हो जाए मैच करने के बावजूद? वो तो देखें ब्लड ट्रांसफ्यूजन का रिस्क प्रोटोकॉल होता है इसमें। प्रोटोकॉल है, उसको तो पूरा ऑब्जर्व करेंगे। सही। रिस्क होता है, रिस्क के लिए रिस्क एमरजेंसी ट्रे साथ रखी जाती है, उसके वो सारे प्रोटोकॉल उसी तरह फॉलो होंगे जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन वाले होते हैं। सही। ठीक। अभी हमारे साथ एक लाइव कॉलर लाहौर से मौजूद हैं, आसिफ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आसिफ, आप क्या जानना चाहेंगे डॉक्टर साहब से? जी डॉक्टर साहब से मैं ये क्वेश्चन करना चाह रहा हूँ। पहले तो बहुत शुक्रिया आपका, मैं वैसे भी आपका फ़ैन हूँ, मेरी बेगम आपकी फ़ैन है। और मेरी बेगम के साथ एक प्रॉब्लम है कि उनको ना पिछले 17 दिन से खांसी आ रही है। ठीक। तो उस खांसी में रात के वक्त एक तो उनको पता नहीं हो रहा अच्छी से अच्छी मेडिसिन लेने के बावजूद, और रात के वक्त उनको खांसी आती है, उसकी शिद्दत बहुत ज्यादा आती है और सांस उनका पलट जाता है खांसी करते करते। सही। तो इस सूरत में मुझे क्या करना चाहिए? ठीक, शुक्रिया आसिफ जी, आपका। जी, सर आपको आपने जो सवाल फ़ौरन- तो सुन जी जी लिया। मैं समझ गया। आप इनको फ़ौरन हॉस्पिटल, पता नहीं ये किस इलाके में रहते हैं, मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप फ़ौरन मेयो हॉस्पिटल में 24 घंटे हमारा ये काउंटर खुला है, आप आएँ। सबसे ज़रूरी चीज़ उनका एक्सरे कराना है। सर इसके अलावा गवर्नमेंट ने टेलीमेडिसिन सेंटर्स का भी इफ्तिताह किया है, वो भी बड़ा एक अच्छा इनिशिएटिव है। जी बिल्कुल, वो भी बहुत अच्छा चल रहा है। लेकिन इनको जितनी देर हिस्ट्री बता रहे हैं, अब इनको ज़रूर मुआयना कराना चाहिए। एक्सरे कराना बहुत ज़रूरी है इनका, ताकि एक्सरे का इनके लंग की पिक्चर सारी क्लियर हो जाए। सही। सर स्टार्ट से यही बात कही जा रही है कि इस वायरस से लड़ने का सिर्फ एक वाहिद तरीका है, क्योंकि अभी तक कोई मेडिसिन दरियाफ्त नहीं हो, कोई वैक्सीन दरियाफ्त नहीं हो कि हमारा इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग हो कि वो इस वायरस के ख़िलाफ़ लड़ ले। तो एक तो मुदाफ़ती निज़ाम को बेहतर कैसे बनाया जा सकता है, और मुदाफ़ती निज़ाम को बेहतर बनाने का मकसद ये है कि हम वायरस से 100% बच गए? सबसे पहले तो इसको इस बीमारी से लड़ने का मुदाफ़ती निज़ाम बेहतर बनाने से ज़्यादा ज़रूरी होम आइसोलेशन है, या घरों तक बहुत ज़्यादा एहतियात प्रिकॉशन ज़्यादा ज़रूरी हैं कि बजाय आप अपना निज़ाम को बेहतर बनाने की तरफ चल पड़ें। अब डाइट अच्छी रखें, विटामिन सी खाएं, रिकमेंडेड है। विटामिन सी इम्यून सिस्टम को, बॉडी के डिफेंस मैकेनिज्म को बड़ा स्ट्रॉन्ग करती है। डाइट अच्छी हाई प्रोटीन डाइट लें, वो भी किसी बीमारी में भी हाई प्रोटीन डाइट रिकमेंडेड होती है। इम्यून सिस्टम तो डेफिनेटली आप डाइट से और ड्रग लेके, विटामिन सी टाइप लेके आप अपना बेहतर कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादा इस बीमारी के लिए बार बार कहता हूँ, इसके लिए एहतियात, घरों तक महदूद, लॉकडाउन को ऑब्जर्व करें। तो प्रिकॉशंस प्लस डाइट। अच्छा, इन एडिशन टू दीज फैक्टर्स, इन एडिशन टू डाइट और जो भी आप चीज़ें बता रहे हैं, एहतियात वगैरह, और कौन कौन से फैक्टर्स हैं? जैसे इज़ इट लाइक ट्रू कि पूरी अगर आप नींद लें, साउंड स्लीप, एक्सरसाइज करें, तो ये चीज़ें भी आपके मुदाफ़ती निज़ाम को बहुत बेहतर है जी। अच्छा सेहतमंद जिस्म मुदाफ़ती निज़ाम को बहुत बेहतर करता है। तो नो डाउट एक्सरसाइज तो बहुत ज़रूरी है बॉडी के लिए। एक्सरसाइज करें, डाइट अच्छी लें, नींद पूरी 6 to 8 आवर्स अपनी करें, तो बॉडी के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो प्रिकॉशनरी मेजर्स बार बार हर प्लेटफॉर्म के थ्रू बताई जा रही हैं, हम भी रोज़ाना अपने इस प्रोग्राम के तवसत से आपको बताते हैं, बराए में अमल कर लें। अभी प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करेंगे। प्रोफेसर डॉक्टर असद असलम खान स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो कुछ मज़ीद लाइव कॉल्स भी प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे और मज़ीद भी कोरोना वायरस की सिचुएशन को डॉक्टर साहब से डिस्कस करेंगे। आप हमारे साथ रहिए।
सिचुएशन रूम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। स्टूडियोज़ में हमारे मेहमान हैं प्रोफेसर डॉक्टर असद असलम खान, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं मेयो अस्पताल लाहौर के, और आप प्रोग्राम में लाइव कॉल करके डॉक्टर साहब से रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, कोरोना वायरस की वबा बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है, इसके सोर्सेज ऑफ ट्रांसमिशन क्या हैं इस वायरस के? ये देखें जी, दो तरह से ट्रांसमिट होता है। या तो कोई मरीज़ खांसे या छींक मारे तो वो पार्टिकल हवा में सस्पेंड हो जाते हैं, और उस एरिया में अगर कोई आदमी हो तो वो उसमें सांस ले और उसमें ट्रांसफ़र हो। इसलिए तो सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब है कि आप आजकल 6 फुट के फासले पर बैठें। सही। दूसरा सोर्स ऑफ ट्रांसमिशन ये है कि ये वायरस हर सतह पर है, मेज़ पर भी है, कुर्सी पर भी है, इस बोतल पर भी है, मेरे टेलीफोन पर भी है। अगर इस पर वायरस है और मैंने इसको हाथ लगाया है, और हाथ लगा के मैं किसी दूसरे से हाथ मिलाता हूँ, मैंने उसको ट्रांसफ़र किया है। मैंने अपने होंठ को लगाया है, मैंने अपने नाक को लगाया है, मैंने अपनी आंख को लगाया है, तो ये मेरे में ट्रांसफ़र हो जाएगा। सही। जिस तरह से आपने कहा इस मेज़ पर भी हो सकता है, फ़ोन पर भी हो सकता है, ये तमाम चीज़ें जो है नॉन लिविंग थिंग्स हैं, तो नॉन लिविंग थिंग्स पर ये कितने अरसे तक जिंदा रह सकता है वायरस? इसके ड्यूरेशन बहुत मुख्तलिफ है, 4 घंटे भी है और कपड़ों पर कहते हैं 3 दिन तक भी रहता है। ये वेरिएबल है। लेकिन अभी हम हतमी बात नहीं कर सकते, मतलब 4 आवर्स से लेके 3 डेज तक रह सकता है जी। ठीक। और सर, क्योंकि आप आई स्पेशलिस्ट भी हैं, आंखों का क्या रोल है इस वायरस में? और ये कहा जा रहा है कि कोरोना वायरस और आंखों का एक बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड रिलेशन है। हाउ? ये देखें, ट्रांसमिशन में तो सबसे पहला रोल तो उसका ट्रांसमिशन का है। अगर मैं किसी ऐसे मेद पर हाथ रखाऊंगा जहाँ पर कोरोना वायरस है, फिर उसको अपने आंख पर लगा लूँ, तो आंख के जो आंसू हैं वो ड्रेन होते हैं नाली के ज़रिए नाक में, और वहाँ तक पहुँच के फिर ये सांस की नालियों तक जा सकते हैं। सही। दूसरा जो आंख में जो तल्लक है, आंख खुद भी इससे मुतासर हो सकती है। एक बीमारी से केराटोकंजक्टिवाइटिस कहते हैं, तकरीबन 10 से 13% लोगों में वो हो सकता है केराटोकंजक्टिवाइटिस कोरोना वायरस की इन्फेक्शन में। सही। और सर, चाइना में एक स्टडी की गई और वहाँ पे क्योंकि डॉक्टर्स बहुत ज़्यादा मुतासर हुए, डॉक्टर्स वैसे पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा मुतासर हुए हैं, हेल्थ केयर वर्कर्स, लेकिन चाइनीज़ डॉक्टर्स ने ये कंप्लेन की कि हम इस वायरस के साथ इसलिए एक्सपोज हुए हैं क्योंकि हमारे पास आई प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट नहीं थे। तो इसका क्या रोल है? यानी ये प्रिवेंशन प्रोवाइड करते हैं, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं? जी बिल्कुल। हम इस वक्त जितने भी लोग हैं, हमारे डॉक्टर, नर्सेज और पैरामेडिकल स्टाफ, जो भी इन कोविड पॉजिटिव या सस्पेक्टेड पेशेंट को एरिया में जाते हैं, तो हम उनको पूरी किट बना के भेजते हैं, जिसमें गाउन है, प्रोटेक्टिव ग्लासेस हैं, N95 मास्क है। उसके बगैर उनको जाने की इजाज़त नहीं है, क्योंकि अगर ये तमाम वो डॉक्टर्स हैं जो रोज़ाना इन लोगों ने कोविड-19 के पेशेंट्स को देखना है। जी बिल्कुल, क्योंकि जब आप इस वार्ड में जाएँ जहाँ कोविड पॉजिटिव पेशेंट हैं, तो ज़्यादा उस आबो हवा में वायरस मौजूद है, तो वो आंख में भी आंख से ट्रांसफर होके, हाँ जी, आंख के ज़रिए ट्रैवल करके नाक तक पहुंच जाता है, डॉक्टर के, नर्स के, पैरामेडिकल स्टाफ के, तो वो फिर उसको भी कोरोना में मुब्तला कर सकते हैं। और जो वैसे ही पेशेंट्स टेस्ट करवाने आ रहे हैं सिम्टम्स के साथ, और अगर कोई डॉक्टर्स उनके साथ एक्सपोज हो रहे हैं, उनको देख रहे हैं, कांटेक्ट में आ रहे हैं, तो उनको भी ये बिल्कुल, जो भी हमने कोरोना काउंटर्स बनाए हैं एक्सपो सेंटर में या मेयो हॉस्पिटल में, जो डॉक्टर्स और जो नर्सेज वहाँ बैठी हैं, वो N95 मास्क, प्रोटेक्टिव गॉगल्स, गाउन और मास्क और ग्लव पहन के बैठे हैं। उसके बगैर वो, और ओपीडीज में चेक किया जा रहा है, ओपीडीज में, जो कोरोना काउंटर ओपीडीज में है, उसके बगैर उनको इजाज़त नहीं वहाँ। और वैसे आजकल अस्पतालों की ओपीडीज खुली हैं, क्योंकि बिल्कुल स्टार्ट में जब ये वायरस आया था और थोड़ा इंटेंसिफाई सिचुएशन हुई थी, तो ओपीडीज बंद कर दी गई थी। जी, अब ओपीडीज खुली हैं, लेकिन कोरोना स्पेसिफिक ओपीडीज में हॉस्पिटल और एक्सपो सेंटर है। सही। बाकी मरीजों को हम वहाँ नहीं जाने दे रहे कि उन्होंने वहाँ जाना है। उनको, सब लोगों को, यही अखबार में भी ऐड आया है कि कोरोना, जिनको खांसी जुकाम नज़ला बुखार है, वो या मेयो हॉस्पिटल जाएं या एक्सपो सेंटर के ट्राइज में जाएं, और वहाँ पूरी हिफाजती किट के साथ डॉक्टर नर्सेज बैठे हैं। सही। यानी कि हेल्थ केयर वर्कर्स को भी पूरे एहतियाती तदाबीर और इक्विपमेंट्स और किट्स वगैरह प्रोवाइड की गई हैं। कोरोना के जितने भी पेशेंट्स अभी तक पाकिस्तान के मुख्तलिफ अस्पतालों में ज़ेर इलाज हैं, और उनमें से ऑब्वियसली कुछ माइल्ड सिम्टम्स के साथ होंगे, मॉडरेट और फिर इससे भी ज़्यादा सेवेरिटी की तरफ कुछ पेशेंट्स होते हैं। ट्रीट कैसे किया जा रहा है? ट्रीटमेंट क्या है इन पेशेंट्स का, और एक पेशेंट कितने अरसे में सेहतयाब हो जाता है? ये देखें, पहले तो 95 to 98% पेशेंट में किसी ट्रीटमेंट की ऐसा ज़रूरत नहीं होती। अच्छा, 95%। ज़्यादातर लोग एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, या उनको कोई मामूली बुखार या गले में खराश वगैरह होती है।
5% लोग होते हैं जिनको ज़रा माइल्ड टू मॉडरेट किस्म के साइन सिम्टम्स होते हैं, 2% होते हैं जो बड़े क्रिटिकल हैं। तो कोरोना एडवाइजरी ग्रुप ने जो एडवाइजरी इशू की पंजाब गवर्नमेंट, उसके मुताबिक हमने इन पेशेंट्स को एंटी मलेरियल ड्रग शुरू कराई सही और तकरीबन इस वक्त 300-400 पेशेंट के ऊपर वो ड्रग ट्रायल चल रहा है। सही और पॉजिटिव रिजल्ट हाँ हैं। पॉजिटिव हाँ अभी तक रिजल्ट अल्लाह का शुक्र है पॉजिटिव है। और अभी तक 153 मरीज़ ऐसे तो डिस्चार्ज होके गए हैं, उनमें तकरीबन 120 मरीज़ ऐसे थे जिनको हमने ड्रग शुरू कराई सही और वो ड्रग 5 दिन लेने के बाद और जब वो नेगेटिव हो गए, 2 दफ़ा नेगेटिव हो गए, तो फिर हमने उनको डिस्चार्ज कर दिया। हमने ये देखा है कि ऑन एन एवरेज ये 4 दिन से लेकर 27 दिन तक का ड्यूरेशन है ट्रीटमेंट का। जब सबसे पहला पेशेंट हमारे पास आया वो 27 दिन के बाद रिकवर होके गया। सही तो ऑन एवरेज जो है ना 10 से 14 दिन का स्टे है हॉस्पिटल में और इससे ज़्यादा भी लग सकते फॉर हैं, कंप्लीट रिकवरी। एवरेज में 10 से 14 दिन का बता रहा हूँ। सही। और इस वक्त पूरे लाहौर की अगर चले हम बात कर लें तो कितने वेंटिलेटर्स हैं और कितने पेशेंट्स इस वक्त सवेयर हैं और वेंटिलेटर्स पर हैं? जी वेंटिलेटर और वेंटिलेटर से कोई पेशेंट्स वापस भी आ रहे हैं? जी बिल्कुल वेंटिलेटर इस वक्त देखें हमारे पास मेयो हॉस्पिटल में 80 वेंटिलेटर्स हैं और उस वक्त हमने 18 सिर्फ कोविड पे पॉजिटिव पेशेंट के लिए एलोकेट करके उनकी अलग ICU, बाकी हर अब 35 वेंटिलेटर का ICU हमें शौकत खानम ने भी प्रोवाइड किया है कि जो पेशेंट को जिनको ज़रूरत है वहाँ पर भी आप प्रोवाइड करते हैं। तो ऑल टुगेदर इस वक्त 100 से ज़्यादा वेंटिलेटर इस वक्त अवेलेबल हैं इन पेशेंट के लिए। सरकारी अस्पतालों के इंतजामात पर तो हमने बड़ी डिटेल में बात कर ली है। प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी कोई ऐसे हैं लाहौर में जो कोविड-19 के पेशेंट्स को देख रहे हैं? जी कोविड बिल्कुल हैं, इसमें 5 हॉस्पिटल हैं प्राइवेट और इस वक्त वहाँ पर मैं आपको वो भी बता दूँ, इस वक्त वहाँ पर तकरीबन 15 मरीज़ दाखिल हैं लाहौर के प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जो कोविड पॉजिटिव हैं, लेकिन वो सारे के सारे माइल्ड या एसिम्प्टोमेटिक हैं। जो अपनी मर्जी से प्राइवेट हॉस्पिटल शिफ्ट होना चाहते हैं तो उनको हमने फिर इजाज़त दे दी, लेकिन वो हॉस्पिटल इजाज़त तो दी जाती है, लेकिन उसका प्रोसीजर क्या होता है? क्योंकि बहुत से पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो सरकारी अस्पताल में आए लेकिन वो अफोर्ड कर सकते हैं, इलाज नहीं करवाना चाहते और वो फिर मूव कर जाते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल में, तो उनको शिफ्ट करने का उनका क्या पहला प्रोसीजर तो ये है कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स को जाके पंजाब हेल्थ केयर कमीशन उनको करता है, एग्जामिन करता है, जाके उनको एवेल्यूएट करता है कि ये यहाँ पर हम कोविड पॉजिटिव पेशेंट दाखिल कर सकते हैं। जब वो उनको डिक्लेयर करते हैं, डिक्लेयर कि ये यहाँ पर मरीज दाखिल किया जाता है, तो वो फिर हमें वो हॉस्पिटल एक सर्टिफिकेट बना के देता है कि दे आर रेडी टू एक्सेप्ट दिस पेशेंट। तो फिर उनको 1122 पर, जिसमें जो 1122 के जो पैरामेडिकल स्टाफ है वो पूरी किट में मौजूद होते हैं और वो पेशेंट को उस 1122 के अलावा आम गाड़ी में या आम एम्बुलेंस में पर्सनल कन्वेंस पर भी नहीं जाने देते, यानी इसका भी एक अलहदा से प्रोसीजर है और हिफाजत है। ठीक, अभी हम प्रोग्राम में करेंगे प्रोफेसर डॉक्टर असद असलम खान स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं। एक ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो कोरोना की सिचुएशन पर मजीद भी गुफ्तगू करेंगे। आप हमारे साथ रहिए। सिचुएशन रूम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। प्रोफेसर डॉक्टर असद असलम खान स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं और आप प्रोग्राम में लाइव कॉल करके शमूलियत इख्तियार कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, आपसे ये जानना चाहेंगे कि बहुत ज़्यादा स्पेकुलेशंस इस वायरस से मुतल्लिक पाई जा रही हैं और एक बात ये भी कही जा रही है कि पाकिस्तान में जूं ही गर्मी का मौसम आएगा तो बहुत हद तक मुमकिन है कि हम इस वायरस से छुटकारा पा लें, क्योंकि यहाँ पर दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड और इससे भी ज़्यादा हो जाता है। तो इस बात में कोई हकीकत है कि वायरस का ताल्लुक टेम्परेचर के साथ है? जी देखें, जी हमारी ऑब्जर्वेशन थी कि शायद गर्मी की वजह से ये वायरस जल्दी ख़त्म हो जाए और वो बेस थी ऑस्ट्रेलिया पर कि ऑस्ट्रेलिया में नंबर ऑफ़ पेशेंट कम है और नंबर ऑफ़ डेथ बहुत कम है, तो वहाँ टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था। लेकिन जब पिछले दिनों चाइनीज़ का डेलीगेशन आया, एक्सपर्ट्स आए, तो उनसे मैंने डायरेक्ट क्वेश्चन किया था कि टेम्परेचर अब पाकिस्तान में ज़्यादा होने वाला है तो उससे हमें बेनिफिट होगा। तो उन्होंने कहा था कोई ऐसी स्टडी नहीं है या कोई ऐसी ऑब्जर्वेशन नहीं है कि टेम्परेचर बढ़ने से इस वायरस पर कोई असर होगा। एजम्पशंस हैं सारी। जी ठीक है, और लेकिन ये मुमकिन है कि जो ट्रांसमिशन है वो स्लो हो जाए? ट्रांसमिशन तो स्लो तभी होगी जब सोशल डिस्टेंसिंग होगी, उसके अलावा ट्रांसमिशन रोकने का और कोई दूसरा हल नहीं है।
ठीक है। और आजकल बहुत ज़्यादा घरेलू टोटके भी बताए जा रहे हैं, इस चीज़ का इस्तेमाल करें, हल्दी का इस्तेमाल कर लें, और ये भी कहा जा रहा है कि अगर हम नीम गर्म पानी का इस्तेमाल करें तो ये बहुत हद तक मुमकिन है कि अगर वायरस अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में है तो हम इस वायरस से छुटकारा पा लें। तो इज़ इट पॉसिबल, इज़ इट ट्रू? देखिए, नेज़ोफेरेंक्स के एरिया में इसकी ज़्यादा कंसनट्रेशन होती है और वो गले में काफ़ी इरिटेशन काज करता है ये वायरस, किसी भी फ्लू में, किसी भी गला ख़राब होने वाली बीमारी में। तो जब आप गर्म पानी पीते हैं, गर्म कावा पीते हैं, तो उसे एक सूदिंग इफेक्ट ज़रूर होता है। अब इसका मैं कोई साइंटिफिक प्रूफ मेरे पास नहीं है, साइंटिफिक प्रूफ तो इसका है ही नहीं के, लेकिन सूदिंग इफेक्ट डेफिनेटली नीम गर्म पानी का कावे का ज़रूर है। लेकिन साइंटिफिक प्रूफ नहीं है कि गर्म पानी पीने से वो कुछ वायरस मर जाएगा या उसकी नॉर्मली ये कहा जा रहा है कि जैसे जो हेल्दी पीपल हैं, जैसे अगर मैं हूँ तो मैं रोज़ाना अगर अपनी जॉब से जा रही हूँ तो एज अ प्रिवेंटिव मेजर मैं रोज़ाना हॉट बेवरेजेस या ल्यूकवार्म वाटर, इन चीज़ों का अगर इस्तेमाल करूँ तो मैं महफूज रह सकती हूँ, या अगर मैं गरारे कर लूँ। वैसे मेरी पर्सनल ऑब्जर्वेशन है कि बार बार गर्म पानी पीने से आप घंटे 2 घंटे बाद कावा पी लें तो फ़ायदा ज़रूर होता है। मेरी पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, तो साइंटिफिक प्रूफ नहीं है मैं जिसको आपको ऑथेंटिकेटेड तरीके से कह सकूं कि इसका डेफिनेटली है। ठीक है। अच्छा, कोरोना वायरस का कोई मरीज़, कोई ऐसा शख्स जिसमें PCR पॉजिटिव आया और उसके बाद उसका इलाज किया गया, सेहतयाब हो गया, किस हद तक दोबारा चांसेस हैं कि वो इस वायरस से एक्सपोज हो सकता है और कैसे होगा एक्सपोज? बहुत कम है ये चांस कि दोबारा हो, लेकिन हो भी सकता है। मैं आपको ऐसे, जो पहला पेशेंट हमारे पास जो दाखिल हुआ था वो 27 दिन के बाद डिस्चार्ज हुआ, क्योंकि दरमियान में उसके 2 दफ़ा पॉजिटिव हो रहा होगी। जब हमने 14 दिन बाद, उसका 7 दिन बाद पहले टेस्ट किया तो फिर एक नेगेटिव आया, फिर हमने दोबारा किया तो पॉजिटिव आ गया, फिर हमने फिर रिपीट किया। फिर ऐसे पेशेंट्स के साथ क्या उनको क्या किया जाता है? उनको फिर हमने उस वक्त तक इंतज़ार करना होता है जब तक कि 2 कंसेक्यूटिव नेगेटिव 24 घंटे के वक्फे से 2 कंसेक्यूटिव नेगेटिव ना आ जाएं, तब ये पेशेंट को डिस्चार्ज। अच्छा, ये कंसेक्टिव मतलब ऑब्वियसली आगे पीछे होंगे, लेकिन इसमें ड्यूरेशन कितना होता है, गैप कितना? 24 घंटे। एक आज हुआ और फिर एक 24 घंटे के बाद हुआ, वो दोनों नेगेटिव आना जरूरी है? अच्छा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव? नहीं, हाँ, एक पॉजिटिव फिर नहीं, हमने 2 नेगेटिव 24 घंटे के वक्फे से होने चाहिए, तब हम पेशेंट डिस्चार्ज कर सकते हैं। री इन्फेक्शन का चांस डेफिनेटली होता है। सही है। और अच्छा, वो यही होता है कि वायरस हमारे अंदर दोबारा से एक्टिव हो गया? हाँ जी, बिल्कुल। या वो शख्स दोबारा किसी ना किसी वायरस से एक्सपोज हो गया, एहतियात ना की? नहीं, कोरोना पॉजिटिव तो कोरोना वायरस से ही पॉजिटिव होगा, वो किसी और वायरस से होगा, उसको कोरोना का टेस्ट पॉजिटिव नहीं होगा, तो उसी वायरस से दोबारा इन्फेक्ट होने का बड़ा कम चांस है, लेकिन हो जाता है। ठीक। और सर, इस वबा के खात्मे का बड़ा बेसब्री से इंतज़ार किया जा रहा है कि कैसे ही कोई मेडिसिन आ जाए या कोई वैक्सीन आ जाए। अच्छा, पूरी दुनिया में ट्रायल्स तो चल रहे हैं, लेकिन ये कहा जा रहा है कि अगर बहुत जल्दी भी कोई वैक्सीन आई तो 18 महीने लग सकते हैं। लेकिन दुनिया के बेशतर ममालिक ऐसे हैं, जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, जो इस पर काम भी कर रहे हैं, उन्होंने एनिमल स्टेज पर वैक्सीन को ले आया है। ये बात कहाँ तक दुरुस्त है और कितना वक्त लग सकता है? क्या क्या काम हो रहे हैं और पाकिस्तान में इसके लिए कोई काम हो रहा है? देखिए, सारी दुनिया में इस वैक्सीन बनाने पर काम हो रहा है और उसको टाइम लगेगा। पाकिस्तान में भी हो रहा है? पाकिस्तान में भी यूनिवर्सिटी ऑफ साइंसेज ने काम शुरू किया हुआ है, कराची में भी शुरू हुआ हुआ है, लेकिन इसको टाइम लगेगा। ये कुछ दिनों में या हफ्तों में नहीं आएगी, इसको महीने या साल लगेंगे। तो इसलिए बहुत जल्दी वैक्सीन की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। साइंस ने तरक्की बहुत कर ली है, मैं कुछ कह भी नहीं सकता, हो सकता है बहुत जल्दी भी आ जाए, लेकिन हिस्ट्री उठा लें, जो वैक्सीन तैयार हुई हैं उन्होंने काफ़ी टाइम लिया। सही है, लेकिन उस टाइम तक फिर सबको बहुत ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत है। एहतियात तो बहुत है। इसके इस बीमारी से छुटकारे का, इस बीमारी को स्प्रेड होने से बचाने का, रोकने का एक ही है हल, वो है एहतियात। सही, एहतियात। लेकिन सर, आजकल ये देखा जा रहा है कि लोग बहुत ज़्यादा पैनिक हो रहे हैं, स्ट्रेस में आ रहे हैं, और उनको लगता है कि अगर किसी में कोरोना वायरस हो गया तो शायद दिस इज़ द एंड ऑफ द वर्ल्ड, मतलब इसके आगे शायद ज़िंदगी ख़त्म है। और बहुत से लोग मैंने अपनी सराउंडिंग्स में ऐसे देखे हैं जो शऊर रखते हैं, जिनके पास अकल, फहम, समझ सब कुछ है, पढ़े लिखे भी हैं, लेकिन अगर उनको कोई ऐसी अलामात है, मे बी कोरोना ना हो, लेकिन वो अपना टेस्ट इस गर्ज से नहीं करवाते कि खुदा ना खास्ता अगर हमने टेस्ट करवा लिया और पॉजिटिव आ गया तो हमें हेल्थ वाले उठा कर ले जाएंगे, पुलिस आएगी तो हमें। तो लोग इसको इतना पैनिक क्यों हो रहे हैं इस सिचुएशन से? सबसे ज़रूरी जो चीज़ जो मैं आपके प्रोग्राम के वसात से देना चाहता हूँ लोगों को, उनको रीअश्योर कराना चाहता हूँ कि 100 में से 98 लोग सेहतमंद हो जाते हैं इस कोरोना बीमारी में मुब्तला होने के बाद। टेस्ट इसलिए हम आपको रिकमेंड करते हैं कराने के लिए, ताकि आप अगर पॉजिटिव हैं तो आप बाकियों को ट्रांसफ़र ना कर सकें अनइंटेंशनली।
सही। एक तो होता है इंटेंशनल स्प्रेड करना, एक होता है अनइंटेंशनली। आपको पता है, आप समझते हैं कि मैं कोरोना नेगेटिव हूँ, लेकिन आप किसी दूसरे के साथ बैठे हैं, अपने दफ्तर में बैठे हैं, हॉस्पिटल में बैठे हैं, तो आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं। सही। आप एक चीज़ को हाथ लगा रहे हैं, वो पेपर दूसरा लेके जा रहा है, वो उसको भी ट्रांसफ़र हो रहा है। सही। तो मकसद ये है टेस्ट कराने का कि अगर आप पॉजिटिव हैं तो आपको आइसोलेट कर मजीद लिया लोगों जाए को आप ताकि मजीद इन्फेक्ट लोग ना ना करें। करें। 100 में से 98 लोग सेहतयाब हो जाते हैं, इसलिए कोई स्टिग्मा नहीं है कोई। 100 में से 98 लोग सेहतयाब हो जाते हैं, तो इसलिए पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मेरे ख्याल में हमारे यहाँ पर मजीद अवेयरनेस और मजीद काउंसलिंग की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अभी हमारे साथ एक लाइव कॉलर लाहौर से मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम शाजिया। वालेकुम अस्सलाम। क्या जानना चाहेंगे? मैंने डॉक्टर से बात करनी थी कि मुझे 15 दिन हो गए, खांसी आती है और बलगम बहुत। ठीक। और मैंने प्राइवेट भी इलाज करवाया और मैं गुलाब देवी भी गई हूँ, एक्सरे करवाया, तो उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया। 10 दिन की मेडिसिन दी है, उन्होंने कहा ये खा के आप आए, और वो मेडिसिन मैं खा रही हूँ मुसलसल, इससे मुझे कोई मतलब के ना फर्क महसूस नहीं होता। ठीक सर, शुक्रिया शाजिया आपका। सर, सवाल आपने सुन लिया। ऐसी खांसी बिल्कुल, जिस तरह पहले खातून ने कहा कि मुझे ये इलामात हैं, तो मैं फिर इनको यही सजेस्ट करूँगा कि आप हॉस्पिटल तशरीफ़ लाएँ। एक तो अपना एक्सरे कराएं, दूसरा अपना थ्रोट स्वैब जो नेज़ोफेरिंजियल वो स्वैब जरूर करा लें एहतियातन। ये एक्सरे करवाने का आपने पहले भी जिक्र किया है, एक लाइव कॉलर को ही उनको कहा है, सजेशन दिया। इसका क्योंकि ये सांस की नालियों को मुतासर करता है। सही। अगर खांसी ठीक नहीं हो रही 10-15 दिन के बावजूद और सांस में तकलीफ है तो एक्सरे जरूर करना चाहिए। लेकिन इनको रेशे वाली खांसी है और अलामत ये है कि ड्राई कॉफ हो आपको। बिल्कुल, हाँ जी, नहीं रेशे वाली भी हो सकती है। अच्छा, ये नहीं जी बिल्कुल, लेकिन लंग का एक्सरे कराएंगे तो इन्फिल्ट्रेशन का पता चलेगा कि लंग मुतासर तो नहीं है, वरना फिर एजम्पशन ही होगी कि मुझे सिर्फ खुश खांसी है। तो मैं इनको एडवाइस करूँगा कि अस्पताल तशरीफ़ लाएँ, अपना डॉक्टर से मुआयना भी हो जाएगा, एक्सरे भी हो जाएगा, और ज़रूरत पड़ी अगर कोई ऐसी हिस्ट्री हुई इनकी तो हम उनको नेज़ोफेरिंजियल या थ्रोट स्वैब भी ले लेंगे। और बड़ा आसान हो गया तमाम तर प्रोसीजर, और बार बार मतलब इतना अरसा इस बीमारी को हो गया है, तो बार बार जितने तरीकों से ये इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाई जा रही है, चीज़ें बड़ी आसान हो गई हैं। और अब टेस्ट करवाना भी मुश्किल नहीं है। आउटडोर खुला है हमारा में हॉस्पिटल में, राउंड द क्लॉक, जो किसी वक्त दिन के किसी वक्त आ जाए, रात के किसी वक्त आ जाए, ये टेस्ट 24 घंटे 24 घंटे होंगे। सर, हमारे पास बिल्कुल लास्ट 2-3 मिनट हैं। जाते जाते बस आपसे ये जानना चाहूँगी, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन और क्लोरोक्विन प्रिवेंटिव मेजर के तौर पर ली जा सकती है? बिल्कुल नहीं, ऐसी कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि प्रिवेंटिव इस्तेमाल होगी, क्योंकि इसके हार्ट पर बड़ा साइड इफेक्ट हो सकता है। और कोई लोग ऐसी कोशिश ना करें कि वो घर लें और खुदा ना खाता उनको कोई प्रॉब्लम हो जाए, तो इतना टाइम नहीं होता। ये उन्हीं मरीजों में जो पॉजिटिव हैं अंदर डायरेक्ट सुपरविजन ऑफ डॉक्टर बहुत जल्दी आ जाते हो सकता है ना, पता नहीं चलता ना, ये सडन डेथ हो जाती है इसमें, सडन डेथ हो इस हद तक ये नुकसान है। अंडर डायरेक्ट सुपरविजन इन हॉस्पिटल जब दाखिल हो तब लें। सही है। आज का प्रोग्राम बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव था। प्रोफेसर डॉक्टर असद असलम खान स्टूडियोज़ में मौजूद थे। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप सब की रहनुमाई की डॉक्टर साहब ने, और जितनी भी कॉल्स आई, कॉलर्स को भी बड़े मौसर अंदाज में जवाब दिया और सब की रहनुमाई की। आप सबसे गुजारिश है कि लॉकडाउन आप सबके बेनिफिट में है, तो बराए मेहरबानी इसमें जो तौसीक़ की गई है इसको फॉलो कर लें, इसको मौसर बना लें, और साथ ही साथ जो एहतियाती तदाबीर बार बार बताई जा रही हैं उन पर अमल दरामद करें, और ख़ुद भी महफूज रहें, और आपसे जो जुड़े लोग हैं, आपके रिश्तेदार हैं, आपके प्यारे हैं, उनको भी आप महफूज बना सकें। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।